व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवाड़ी कैप्टन। आज की इस वाले वीडियो पे मैं रिटर्न ऑफ द लेजेंड स्पीयर नाइट का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब वो नोबल लड़का यहाँ पे बैरन प्रोवेलियम को पूछ लेता है कि उनका जो प्रॉमिस का डेडलाइन था वो तो खत्म हो चुका है, तो अब भी उसे उस प्रॉमिस को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। प्रोवेलियम भी यहाँ पे यंग लॉर्ड को कुछ ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, वो भी परेशान था इस बात को लेके। वो यंग लॉर्ड को समझाने का कोशिश करता है कि इस एरिया पे एल्व्स का मिलना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड उनका ढूंढना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। यहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत और टाइम दे देता है तो बैरन जरूर से उनके लिए एल्व्स को ढूंढ के लाएंगे। यंग लॉर्ड यहाँ पे बैरन को कहता है गुस्से से कि ये सारा का सारा मैटर्स तो उसने बैरन के हाथ में छोड़ा था, वो यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। बैरन भी यहाँ पे कहता है कि नहीं, वो कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा है यंग लॉर्ड को यहाँ पे। अभी यंग लॉर्ड कहते हैं कि क्या 1 वीक का टाइम इनफ रहेगा इस काम को करने के लिए। बैरन भी इस बात को सुन के खुश हो जाता है। वो यहाँ पे यंग लॉर्ड को कहता है कि हाँ, वो डेफिनेटली 1 वीक के अंदर सारे के सारे इंतजाम को करके रखेगा। यंग लॉर्ड तभी उठ खड़ा होता है एंड उस एरिया से जाने लगता है। वो यहाँ पे बैरन को कहता है कि ठीक है, 1 वीक का टाइम उसे दिया जाता है, बट इस 1 वीक के अंदर भी उसने एल्व्स को अगर ढूंढ नहीं पाया एंड यंग लॉर्ड को नहीं दे पाया तो इस कैपिटल के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनका मज़ा उसके बाद से बैरन नहीं उठा पाएगा। यहाँ पे वो बैरन को एक वार्निंग भी दे रहा है, इन सारे बातों को खुद के दिमाग में बैठा लेने के लिए भी कहता है। बैरन तभी खुद के सर्वेंट को कहता है कि इस लड़के से वो जब भी मिलता है तभी उसका जो लाइफ स्पैन है ना, वो ऐसा लगता है कि शॉर्ट हो रहा है। वो सर्वेंट भी यहाँ पे बैरन को उतना सा टेंशन ना लेने के कहते हैं एंड उनको थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेने का बात कहते हैं। तभी वो सर्वेंट बैरन को पूछ लेते कि क्या 1 वीक का टाइम इनफ रहेगा एल्व्स को ढूंढने के लिए। बैरन भी परेशान होते हुए कहता है कि उनको कुछ भी करके ये काम को 1 वीक के अंदर करना ही होगा। अगर ऐसा वो लोग नहीं कर पाते तो इतने मेहनत से बैरन ने जो जो चीज़ों को हासिल किया है वो सब कुछ को वो लड़का डिस्ट्रॉय कर देगा। यही बात का बैरन को सबसे ज़्यादा डर है। ये लड़का ओनली सन था मार्कुई विला का। ये मार्कुई असलियत पे मिलिट्री पर्सनल्स के अंदर वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सन में से एक है एंड करेंटली जो एम्परर है उनका सबसे ज़्यादा खास आदमी भी है एंड एम्परर उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। इस लड़के का नाम था वेरॉन शेलविलास एंड यहाँ पे प्रोवेलियम को पता है कि ये लड़का जो कहता है वो करके दिखाता है यहाँ पे। अब शेनविला यहाँ पे खुद के काट के थ्रू कहीं पे जा रहा था। अब यहाँ पे वेरॉन का जो सबऑर्डिनेट था वो उनको पूछ लेता है कि क्या सच में उन्हें लगता है कि बैरन प्रोवेलियम यहाँ पे उनके लिए 1 वीक के अंदर एल्व्स को ढूंढ के ला पाएंगे। वेरॉन को भी पता था कि ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पे इस बारे में वेरॉन को भी ठीक तरीके से नहीं पता है। वो सबऑर्डिनेट था तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा वेरॉन को। वेरॉन तब यहाँ पे कहता है कि प्रोवेलियम को 1 वीक का टाइम देने का यहाँ पे वेरॉन के पास एक डिफरेंट रीज़न है। यहाँ पे उसे क्या लगता है, एक किंग को अगर बहुत सारे लोगों के ऊपर रूल करना है तो उसे क्या चाहिए सबसे ज़्यादा। वो सबऑर्डिनेट भी कहता है कि एक कैरेट एंड एक व्हीप। वेरॉन भी कहता है कि हाँ, यहाँ पे लोगों को खिलाने के लिए बहुत सारे फूड का भी ज़रूरत है एंड ये इम्पोर्टेंट काम भी है, बट यहाँ पे अगर एक पर्सन सेटिस्फाई होगा जब उसे जो मर्जी वो खिलाया जाएगा तो। वो सबऑर्डिनेट भी कहता है कि हाँ, इस काम को करने के लिए उसको व्हीप का ज़रूरत पड़ेगा। वेरॉन भी कहता है कि हाँ, सही कहा, इंटिमिडेशन एक किंग को ज़रूरत पड़ता है जब वो कोई मास को रूल करना चाहते हैं तब। ये एक टाइप का ऐसा मैजिक स्पेल है जो किसी को भी उस किंग के अंडर में सबमिट कर सकता है। वो लोग आइदर स्टार्व करे या फिर खुद के स्टमक को फुल रखे। फिर भी इवन यहाँ पे वो लोग पिग्स भी हो सकते हैं जिनका स्टमक फुल हो जाए फिर भी वो खाते रहते हैं। सबऑर्डिनेट भी कहते हैं कि का मतलब बैरन प्रोवेलियम अगर 1 वीक के अंदर एल्व्स को नहीं ला पाए तो उनके साथ क्या होगा। यहाँ पे बैरन एक सिनिस्टर स्माइल देते हुए कहता है कि 1 वीक के बाद अगर बैरन ये काम को नहीं कर पाता तो उसका हालत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। यहाँ पे बैरन का जो फियर का लिमिट है उसे रीच करवा के रहेगा उस टाइम तक। उसके बाद बैरन प्रोवेलियम तो बैरन के पास और भी ज़्यादा ओबीडियंट हो जाएगा अगर बैरन वहाँ पे मर्सी दिखाता है तो। सबऑर्डिनेट भी खुश होते हुए कहते हैं कि सच में यंग लॉर्ड बैरन के पास से ये उम्मीद करना ही बेस्ट है। उन्होंने ऑलरेडी बैरन प्रोवेलियम का सब कुछ जांच लिया है, क्या उसका कमजोरी है एंड क्या उसका ताकत। अब यंग लॉर्ड बैरन यहाँ पे कहते हैं कि बट आज के दिन के हिसाब से वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील कर रहा है, बिकॉज आज के दिन के लिए वो बहुत दिनों से वेट कर रहा था। इसी वजह से वो लोग अब भी बाहर है तो वो लोग एक मील ले सकते हैं कोई एक रेस्टोरेंट में।
ये सबॉर्डिनेट भी उनके बातों को समझ जाता है। तभी वो सबॉर्डिनेट उस कार्ट के ड्राइवर को कहता है कोई एक अच्छे सा रेस्टोरेंट देख के रोकने के लिए। वो कार्ट ड्राइवर भी यहाँ पे इस ऑर्डर को फॉलो करता है। धीरे धीरे वो लोग भी एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। अभी हम लोग केन को देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली काउंट रेब्रेका को ग्रीट करता है। काउंट रेब्रेका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे केन से मिलके। उनको उम्मीद ही नहीं था कि केन से उनको यहाँ पे मुलाकात हो जाएगा। तभी वो हंसते हुए जोशुआ एंड केन को पूछ रही थी क्या वो लोग एक न्यूसेंस है, बिकॉज वो लोग विदाउट एनी रीजन उन दोनों को बुलाए थे। केन तो यहाँ पे रिप्लाई में कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं उन दोनों से फिर से मुलाकात करके। जोशुआ भी खुद के दिमाग में सोचता है कि कॉन्सल जिन रेब्रेका को यहाँ पे जोशुआ अच्छे तरीके से पहचानता है। वो एक इग्नोबल नोबल है, ऑफ कोर्स एक अच्छे तरीके से कहा जाए तो। काउंट रेब्रेका एक ऐसे बॉडी से पैदा हुए थे जो बहुत ज़्यादा वीक दिखता है बाकी सबको बाहर से। उनका अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा वीक है। देखने से ऐसा ही लग सकता है कि ये आदमी एक वीक विल्ड मैन है उनके आउटसाइड अपीयरेंस से। वो उन सारे लोगों को ऐसे करके बात नहीं करते जिससे इसके साथ वो बात कर रहे हैं उनको कोई भी चीज़ों का बुरा लगे। इवन काउंट रेब्रेका को इसके लिए कोई भी चीज़ कॉस्ट क्यों ना करे, वो हर किसी के साथ फॉर्मल मैनर पे ही बात करते हैं, इवन कॉमनर्स के साथ भी। इतना ज़्यादा हाई रैंकिंग काउंट इस तरीके से कॉमनर्स के साथ बिहेव करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस तो रहेगा ही। बाकी जितने सारे नोबल्स थे वो काउंट रेब्रेका को बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल करते थे। ऑफ कोर्स काउंट रेब्रेका को ये सब कुछ को सुन के कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। सब कुछ करने के बावजूद काउंट रेब्रेका बहुत ज़्यादा अच्छा केयर लेते थे खुद के फैमिली का। बहुत गिने चुने नोबल्स के अंदर वो पढ़ते थे। इवन काउंट रेब्रेका कॉमनर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल नोबल थे। यही था असली डिस्क्रिप्शन द काउंट कॉन्सल जिन रेब्रेका का। यहाँ पे मिस फॉन्सिल भी जोशुआ को ग्रीट करती है। वो यहाँ पे जोशुआ को कहती है कि उन्होंने एक अनकॉमन हेयर कलर को यहाँ पे नोटिस किया था एंड यहाँ पे वो समझ पाई कि वो असलियत पे जोशुआ को देखी थी। जोशुआ भी यहाँ पे सोचते हैं क्या ये लड़की सच में इतना ज़्यादा टॉकेटिव है। फॉन्सिल यहाँ पे जोशुआ को कुछ कहने जाती है बट तभी वहाँ पे वेरॉन आ जाता है। वेरॉन का सबऑर्डिनेट यहाँ पे कहते हैं क्या इस मोमेंट पे भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अभी इस होटल का जो ओनर था वो यहाँ पे कहता है कि वो सारे के सारे मेजर्स को अच्छे तरीके से लेगा जिससे वो लोग यहाँ पे कंफर्टेबली खाना खा पाएंगे। अभी वेरॉन यहाँ पे फॉन्सिल को देख पाती है और उसे पहचान भी जाता है। वो यहाँ पे एक इविल से स्माइल देते हुए कहता है कि आगडी में क्या इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई लेडी रह सकता है। अभी वेरॉन यहाँ पे फॉन्सिल को पूछ लेता है कि क्या ये पहली बार है उसका आगडी में विजिट करने का एंड वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। अभी जो सबऑर्डिनेट था वो यहाँ पे फॉन्सिल को कहता है कि ये है द सन ऑफ विलायस मार्कस फैमिली एरॉन शेन विलायस, तो उनको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए इनके सामने। केन भी यहाँ पे सोचता है कि मार्कस विलायस इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली का यंग सन यहाँ पे क्या कर रहा है इस रेस्टोरेंट में, वो भी इस टाइम पे। काउंट रेब्रेका तभी यहाँ पे खुद के बेटी को बचाते हुए कहते हैं कि वो यहाँ पे माफ़ी मांग रहे हैं उनके इस डिस्कर्टेसी के लिए। यहाँ पे फेमस मार्कस के फैमिली मेंबर से मिलने का मौका मिलना है, ये तो बहुत ज़्यादा ऑनर का बात है। वेरॉन यहाँ पे रेब्रेका के पास से इनका इंट्रोडक्शन पूछ लेता है। काउंट रेब्रेका भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुली खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब वेरॉन ये सब कुछ को सुन के थोड़ा सा रेब्रेका को पहचान जाता है। जो सबऑर्डिनेट था वो भी यहाँ पे कहता है कि हाँ वो एक काउंट है। वेरॉन गुस्सा होते हुए यहाँ पे काउंट रेब्रेका को कहते हैं कि वो यहाँ पे रेब्रेका के पास से कोई एपोलॉजी मांग नहीं रहे, बट यहाँ पे उसे ये नहीं पता कि वो उन खुद के बेटी को किस तरीके का कर्टेसी सिखा रहे हैं। उसके बेटी का तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ मैनर्स है यहाँ पे। वेरॉन यहाँ पे कहता है कि वो इस तरीके के इंसल्ट को बेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे वो उनके बेटी के पास से एपोलॉजी मांग रही है। केन भी यहाँ पे सोचता है कि ये लड़की कैसे वेरॉन जैसे एक लड़के को कर्टेसी दिखाएगी, बिकॉज वो लोग ना ही कोई अकाउंटेंट है एंड उसके भी ऊपर से इतना ज़्यादा इनफॉर्मल एरिया पे आके अगर कोई भी रैंडम पर्सन बात करने लगेगा तो क्या सब कोई उसे कर्टेसी शो करेंगे। यहाँ पे ये लड़का इतना ज़्यादा अनरीजनेबल क्यों बन रहा है। यहाँ पे ये लड़का सिर्फ और सिर्फ खुद का डोमिनेंस इसलिए दिखा पा रहा है बिकॉज वो खुद के फैमिली नेम को बोड़ो करके है। यहाँ पे काउंट रेब्रेका इंसल्टेड फील करना चाहिए। काउंट रेब्रेका तो यहाँ पे वेरॉन को कुछ समझाने का कोशिश करता है, बट काउंट को हटाते हुए यहाँ पे वेरॉन इज़राइल को कहता है कि क्या उसे अब भी समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती यहाँ पे किया है। फॉन्सिल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है ये सब कुछ को देख के। तभी वहाँ पे वेरॉन फॉन्सिल को ऑर्डर करता है थोड़ा बहुत कर्टेसी शो करने के लिए। अब इतना ज़्यादा इंटेंस मोमेंट को यहाँ पे जोशुआ समझ लेता है। जोशुआ डायरेक्टली वेरॉन को कहता है इतना ज़्यादा मेस यहाँ पे ना क्रिएट करने के लिए।
वेरॉन भी जोशुआ की तरफ देखते हुए कहता है कि वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है। जोशुआ यहाँ पे कहता है कि मार्क्यूस विला का यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न रहा होगा, बिकॉज उसका अगर बेटा ही इस जैसा है तो मार्क्यूस विला तो पूरी तरीके से एक डेवस्टेटेड फैमिली हो जाएगा। ये चीज को सुन के वेरॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड जोशुआ को पूछ लेता है कि वो यहाँ पे कहना क्या चाहता है, उसे पता भी है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वेरॉन का जो सबॉर्डिनेट था वो भी खुद के स्वॉर्ड को निकाल लेता है एंड जोशुआ को कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ वेरॉन के साथ इस तरीके से बात करने का। यहाँ पे क्या वो खुद को मरते हुए देखना चाहता है? यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके वो खुद के आइडेंटिटी को रिवील करे। जोशुआ हंसते हुए उस सबॉर्डिनेट को कहता है कि उसने खुद के स्वॉर्ड को बाहर निकाला है। यहाँ पे अगर वो इस स्वॉर्ड से ट्रेन किया है तो शायद उसे पता ही होगा कि इस सिचुएशन का असली वेट क्या है, उसका जो एक्शन है वो किस डायरेक्शन में वो लेके गया है। अब जो सबॉर्डिनेट था वो भी यहाँ पे कहता है कि वो किस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। जोशुआ भी गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पे उसे उनके एक्शंस की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब इस वाले इंटेंस ऑरा को वो सबॉर्डिनेट भी महसूस कर पाता है। ये एक बहुत ज़्यादा डेडली किलिंग इंटेंट था। वो सोचने लगते हैं क्या सच में ये इस लड़के का किलिंग इंटेंट है। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वेरॉन तभी यहाँ पे खुद के सबॉर्डिनेट को कहता है कि वो यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहा है, इस लिटिल ब्रैट को उसे एक लेसन देना चाहिए। अब वो सबॉर्डिनेट इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि वो यहाँ पे खुद के लॉर्ड को भी ठीक तरीके से आंसर नहीं दे पाता। जोशुआ तभी यहाँ पे पूछता है कि क्या उन्होंने ही पूछा है जोशुआ कौन है। उसका नाम है ऐश, द ऐश वेन फेड्रिक। वेरॉन भी यहाँ पे कहता है ऐश वेन फेड्रिक ये कौन है। जोशुआ भी हंसते हुए कहता है कि इस नाम को इस तरीके से लेने का उसे जरूरत नहीं है, बिकॉज आज के बाद से ये नेम उसके माइंड में एनग्रेव्ड हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे लॉज कैसल को देख पाते हैं। बैरन वीगो यहाँ पे कुछ अजीब से हालत में बैठा हुआ था। एक क्लोक पहना हुआ मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे लेडी एना से मिलने के लिए आया था। वो यहाँ पे लेडी एना को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद उनसे फिर से मुलाकात हो पाया है इसका। लेडी एना भी यहाँ पे कहती है कि हाँ सच में बहुत दिन हो चुका है, जुआन बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुकी है। वो मिस्टीरियस पर्सन भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे उसे थोड़ा सा जल्दी आना ही पड़ा, बिकॉज ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तभी वो लेडी एना को पूछ लेती है कि क्या यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। लेडी एनी भी यहाँ पे कहती है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटी लेडी एनी को दिखाई दिया है। एग्नेस डची में एक नया मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। अभी वो पर्सन यहाँ पे कहते हैं क्या वो यहाँ पे बेबल के बारे में बात कर रहे हैं। एमी भी कहती है कि यहाँ पे शायद से एमी को सिचुएशन समझ में आ चुका है, जो रूमर्स है वो अब भी उनके रीजन पे पहुंचा नहीं है। तो एग्नेस का एक और सन है। मोरओवर वो जो लड़का है ना वो एक मॉन्स्टर है, इसका एबिलिटी बेबल के एबिलिटी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ये बात को सुन के वो आदमी भी हैरान हो जाता है एंड कहता है कि एक ऐसा भी लड़का है जो बेबल के एबिलिटी को भी सरपास कर चुका है। इसका मतलब तो ये लड़का जीनियस के ऊपर वाला जीनियस होगा। यहाँ पे वो लेडी एनी को पूछ लेता है कि वो इस तरीके का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑर्ब की हेल्प से तो वो लोग आसानी से ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ना। लेडी एनी यहाँ पे उस आदमी को इस तरीके से लैश आउट ना होने के लिए कहता है उसके ऊपर, बिकॉज यहाँ पे लेडी एनी को पता ही है कि सूनर और लेटर ड्यू एग्नस इस लड़के के बारे में भी इंफॉर्मेशन एंड रूमर्स को फैलाएंगे, जिसके बाद उनका ये जो एग्नस फैमिली है वो और भी ज्यादा प्रॉस्परस होगा। इस तरीके का रूमर्स स्पेशल पावर पे भी कन्वर्ट हो सकता है, जिस वजह से जैसे पीसफुल टाइम में भी वो पावर बहुत ज्यादा काम में लग सकता है। आदमी भी कहता है कि हाँ लेडी एनी ने सच ही कहा है। वो भी खुद के दिमाग में सोचता है कि अभी हर एक पीसफुल कंट्री के अंदर कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि वो एक डेडली वॉल्केनो है जो कभी भी इरप्ट हो सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से रीजन का जरूरत है। मेजॉरिटी ऑफ जो कंट्रीज हैं वो इतने टाइम तक खुद के पावर को गैदर करते करते अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि उन सबके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर अभी मौजूद है। ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा बात हो सकता है, बिकॉज उनको यही लगता है कि उनका कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर को एक साथ एक ही जगह पे एक्यूमुलेट किया जाए तो वो बर्स्ट आउट होना तो तय है। ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा पावर के भूखे हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग लोगों को लेके क्या करेंगे। वर्ड ही ना, अल्टीमेट ऑप्शन तो उनके पास वर्ड ही रहेगा करने के लिए। एनी भी यहाँ पे कहती है कि वर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारे टैलेंट्स को पार्टिसिपेट करवाना जो एक मास्टर के बराबर है, जो खुद के पावर को फुल्ली यूज़ कर सकता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहेगा जो एक वॉर को स्टार्ट करेगा उनके विक्ट्री को ना देखते हुए। इसी वजह से हर एक कंट्री को इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई तो करना ही है। वो मिस्टीरियस आदमी भी कहता है कि हाँ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ही ऐसी चीज़ है जो वॉर को होने से अभी रोक रहा है।
यहाँ पे कहता है कि लेडी एनी के बातों को यहाँ पे वो आदमी समझ चुका है, बट ड्यू एग्नेस के पास अगर इस तरीके का एक और सन है जिसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो ये तो उनके लिए ही एक मुसीबत का बात है। उन्होंने इतने सालों तक जो प्लान को क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से फायर की वजह से ही बिल्कुल बर्बाद हो जा सकता है। एनी तभी यहाँ पे कहती है इन सब के बारे में ज़्यादा ना सोचने के लिए, बिकॉज उनके पास एक प्लान है, वो भी एवलॉन एम्पायर का जो एक्डी एकेडमी है उसमें एनरोल करेंगे। अभी मिस्टीरियस पर्सन पूछ लेता है कि ड्यूक एग्नेस का फिर क्या होगा। एनी भी हंसते हुए कहती है कि जो प्लान एमी ने बनाया है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो जो भी होगा वो ठीक ही होगा। यहाँ पे एमी स्वेयर करती है उसके एमी ग्रेस नाम के साथ कि वो जोशुआ को उनके साइड में लेके ज़रूर से आएगी। अभी हम लोग जोशुआ को देख पाते हैं। यहाँ पे वेरॉन गुस्से में कहते हैं कि फेडरिक फैमिली, इस बारे में तो उसने कभी सुना ही नहीं है पहले। क्या ये फैमिली कोई कंट्री साइड में बिलोंग करता है? जोशुआ पूछते हैं क्या ये सब कुछ इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वेरॉन भी हंसते हुए कहता है कि नहीं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये फैमिली बहुत जल्दी ही डिसअपियर होने वाला है। वेरॉन तो गुस्से में सोच रहा था कि उस जैसे लोनली लाइफ का हिम्मत भी कैसे हुआ वेरॉन जैसे एक ग्रेट पर्सनालिटी के बिजनेस में टांग अड़ाने का। यहाँ पे वो लड़की को ये एक्सपीरियंस करवाएगा कि इतना ज़्यादा ब्रेवरी दिखाने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। वेरॉन तभी यहाँ पे जोशुआ को ऑर्डर करता है नील डाउन हो जाने के लिए। वो यहाँ पे जोशुआ को एक लिम्ब काट के छोड़ देगा। जोशुआ भी हंसते हुए कहता है वो किस तरीके का बुलशिट बातें कर रहा है। वेरॉन गुस्से में तभी यहाँ पे कहता है कि क्या उसका अब भी हिम्मत है ये सब बातें करने का। तभी वो खुद के सबॉर्डिनेट को कहता है कि वो और कितने देर तक इसी तरीके से शांत खड़ा रहेगा, यहाँ पे वो कर क्यों नहीं रहा है। उसके लॉर्ड के ऊपर इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन यहाँ पे किया इस लड़के ने। वो यहाँ पे उसे ऑर्डर करता है इस लड़की को जितनी जल्दी हो सके उसके सामने नील डाउन करवाने के लिए। सबॉर्डिनेट भी यहाँ पे खुद के लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो करता है। आदमी यहाँ पे सोचता है कि इस लड़के का ओवरवेल्यूइंग किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए सच में यहाँ पे थोड़े देर के लिए वो सबॉर्डिनेट भी घबरा गया था, बट ये तो अल्टीमेटली एक 10 ईयर ओल्ड लड़का ही है ना। एक बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड लड़का आज यहीं पे मारा जाएगा, बिकॉज उसने विलास फैमिली के ऑर्डर को डिसोबे किया है। यहाँ पे वो जोशुआ को एक ही ब्लो से डील करने का बात कहता है। यहाँ पे वो खुद के शॉट को जोशुआ के तरफ स्विंग भी करता है, उसका शॉट जोशुआ के गले के पास भी आ जाता है, बट यहाँ पे जोशुआ खुद के हाथ से ही उस शॉर्ट स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देख के वो सबॉर्डिनेट एंड वेरॉन दोनों ही हैरान हो जाता है। जोशुआ खुद के हाथों के अंदर ऑरा लैस करके डायरेक्टली उस सबॉर्डिनेट के गले पे एक जोरदार पंच मारता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उस सबॉर्डिनेट का हालत वही एक पंच सहन करने के वजह से खराब हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। इवन वेरॉन भी खुद के सबॉर्डिनेट का इस जैसा हालत को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वेरॉन सोच रहा था कि ये लड़का उसका सबॉर्डिनेट जो एक बी रैंक नाइट है उसे एक फिश से इस तरीके से घायल कर दिया है। ऐसा पॉसिबल भी है कि किसी पर्सन के पास इतना ज़्यादा एबिलिटी है कि वो एक नाइट जो मैना को एनहांस करके उसके शॉट को यूज़ करे उसे खुद के हाथों से ही हरा दे। उसके भी ऊपर से ये तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है, इसका एज भी ज़्यादा नहीं है। जोशुआ तभी यहाँ पे वेरॉन को पूछते कि वो उसके साथ कैसे डील करेगा। फिर वेरॉन तब भी गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या उसका अब भी हिम्मत हुआ इस तरीके से बात करने का वेरॉन के साथ। जोशुआ गुस्से में कहता है कि वो उस जैसे लड़के को माफ़ी नहीं देगा, बिकॉज उस जैसे लड़के के ऊपर मार तो थोड़ा बहुत पड़ना ही चाहिए। वेरॉन भी यहाँ पे गुस्से में जोशुआ को पूछ लेते हैं कि उसका आइडेंटिटी क्या है, वो क्यों खुद के आइडेंटिटी को ठीक तरीके से रिवील नहीं कर रहा है। जोशुआ भी यहाँ पे कहता है कि उसका नाम एसवेड फेड्रिक है, उसे और कितनी बार ये नाम को कहना पड़ेगा। वेरॉन भी गुस्सा होते हुए कहता है कि यहाँ पे वो फिर से झूठ कह रहा है, उसने कभी भी फेड्रिक नाम के कोई भी फैमिली के बारे में यहाँ पे नहीं सुना है। क्या वो एक नोबेल का इम्पर्सोनेट यहाँ पे करने का कोशिश कर रहा है? उसे पता भी है कि ये कितना बड़ा क्राइम है। वेरॉन कहता है कि वो विलास मार्क्विस फैमिली का एक ओनली सक्सेसर है। विलास फैमिली वन ऑफ द 12 फैमिली में से एक है जो डायरेक्टली एम्पायर के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। वो यहाँ पे और भी बड़ा बड़ा बातें खुद के फैमिली के बारे में करने लगता है, बट उसे रोकने के लिए जोशुआ एक डायरेक्ट पंच वेरॉन के मुंह पे मारता है। इस एक ही पंच से वेरॉन दूर जाके गिरता है। जोशुआ तभी वेरॉन के पास जाते हुए कहता है कि वो इतने में ही बेहोश हो गया है, उसका तो अभी सजा देने का काम खत्म नहीं हुआ है। तभी वो वेरॉन को उठाता है। वो वेरॉन को पूछ रहे थे कि उसका हाई एंड माइटी एटीट्यूड अभी कहाँ पे गया। वो वेरॉन को उठ जाने के लिए कहता है, वो इतनी जल्दी इस तरीके से सो नहीं सकता। वेरॉन का जो सबॉर्डिनेट था वो यहाँ पे जोशुआ को यंग लॉर्ड कह के पुकार के उसको ये सब कुछ रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पे वो ये भी कहता है जोशुआ को कि उन्होंने जोशुआ को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट दिखाया है। वो यहाँ पे जोशुआ के पास से मर्सी मांगने लगता है।
सिर्फ एक बार के लिए। वो सबऑर्डिनेट भी यहाँ पे सोच रहा था कि वो खुद के कॉमन सेंस को यूज करके भी ये समझ नहीं पा रहा है कि इस लड़के ने वैसा कैसे किया, बिकॉज इस लड़के के हाथ में पूरी तरीके से मैना इन्वेलप्ड था। इसका मतलब इसने खुद के हाथ को ही मैना एंड में कन्वर्ट कर लिया था। इसका मतलब तो यही है ना कि ये लड़का एक ए रैंक नाइट है, बट ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। यहाँ पे तभी वो सबऑर्डिनेट ये कंक्लूजन में पहुंचता है कि ये लड़का कोई ना कोई एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करता है जो अब भी इस वर्ल्ड से अननोन है। अगर सबऑर्डिनेट यहाँ पे माफी नहीं मांगता तो यंग लॉर्ड वेरॉन अभी बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ सकते हैं इस वजह से। जॉशुआ तभी गुस्से में सबऑर्डिनेट को कहता है कि अगर कोई नाइट इस तरीके से शॉर्ट को बाहर निकलता है तो उसे उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना होगा। जॉशुआ बहुत ज्यादा सीरियस था। वो यहाँ पे कह देता है कि वो इतना ज्यादा जेनरस नहीं है कि वो खुद के एनिमीज को मर्सी दिखाए। इस चीज को देख के वो सबऑर्डिनेट भी डर जाता है एंड सोचने लगता है कि क्या ये लड़का सच में इस सिचुएशन को यहीं पे एंड करना चाहेगा। अभी तो सबऑर्डिनेट यहाँ पे हील डाउन हो जाता है एंड जॉशुआ को रिक्वेस्ट करता है इस एक बार के लिए उसे मर्सी देने के लिए। यहाँ पे वो खुद के आर्म को भी ऑफर करेगा अगर जॉशुआ ऐसा चाहते हैं तो। वो एक फेल्ड नाइट बन जाएगा अगर वो खुद के लीनिएज को बचा नहीं पाएगा तो। यहाँ पे इस वजह से वो ये भी माइंड नहीं करता अगर वो फ्यूचर वाले टाइम पे शॉर्ट को होल्ड ना कर पाए। बट यहाँ पे प्लीज यंग लॉर्ड वेरॉन को वो माफ कर दे सिर्फ एक बार के लिए। वो यहाँ पे जॉशुआ के पास से रिक्वेस्ट करने लगता है माफी मांगने का। जॉशुआ भी सोचता है कि ये नाइट खुद का सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ खुद के लेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एटीट्यूड को देख के जॉशुआ खुद के पास्ट लाइफ का एक नाइट एंड फ्रेंड का याद आ जाता है। वो एक ऐसा नाइट था जो एक इडियट था जिसने जॉशुआ के लिए खुद के सब कुछ को छोड़ दिया था, इवन खुद के लाइफ को भी कुर्बान कर दिया था। जॉशुआ तभी उन दोनों को कहता है कि उसने पहले ही कह दिया था वो खुद के एनिमीज को मर्सी नहीं देता, वो इतना ज़्यादा जेनरस नहीं है। तभी वो वेरॉन के गले से एक लॉकेट को तोड़ लेता है। ये असलियत में वेरॉन का फैमिली रिंग था। जॉशुआ यहाँ पे कहता है कि वो कुछ दिनों तक अभी कैपिटल पे ही स्टे करेगा, तो यहाँ पे अगर वेरॉन को ये फैमिली रिंग वापस चाहिए तो वो डायरेक्टली आके जॉशुआ के साथ मुलाकात कर सकता है। अगर वेरॉन यहाँ पे वापस नहीं आता जॉशुआ के पास तो वो इस वाले रिंग को ब्लैक मार्केट में सेल कर देगा। केन भी यहाँ पे जॉशुआ को कहता है कि वो पहले भी ये बात बताना चाहता था, बट जॉशुआ बहुत ज़्यादा टेम्परमेंटल लड़का है। और जॉशुआ भी यहाँ पे केन को उसका एग्जाम्पल फॉलो ना करने के लिए कहता है। केन यहाँ पे मजाक करते हुए कहता है कि इस चीज को फॉलो करने में बुरा ही क्या है। केन यहाँ पे करिश्मा को नहीं अचीव करना चाहता। तो जॉशुआ यहाँ पे केन को कह देता है कि क्या वो इतनी जल्दी एक्यूमुलेट करना चाहता है खुद को। रेबेका भी यहाँ पे खुद के बेटी को कहते हैं कि इतनी बार वो इस लड़के को देख रहा है उतना ही ज्यादा ये लड़का और भी इम्प्रेसिव होता जा रहा है। अब इसलिए यहाँ पे खुद के फादर को कुछ कहने जाती है। रेबेका भी खुद के बेटी को पूछ रही थी कि वो कहना क्या चाहता है। तभी इसलिए यहाँ पे खुद के फादर के सामने बाउ डाउन होकर डायरेक्टली जॉशुआ के साइड में जाने लगती है। अब ये चीज को देख के काउंट रेबेका भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है एंड इसलिए को पुकारता है। अब यहाँ पे काउंट रेबेका ये भी देख पाते कि वेरॉन का हालत अभी बुरा है एंड उसके साथ साथ उनके सबऑर्डिनेट के सिर से भी खून निकल रहा है। तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए सबऑर्डिनेट मक्कर को कहते हैं वो नियर बाय क्लिनिक का लोकेशन उनको भेज रहे हैं, वो वहाँ पे जाके खुद का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक क्लिनिक के अंदर कुछ प्रीस्ट को देख पाते हैं जो खुद के डीटी को सर्व कर रहे थे। तभी उनमें से एक प्रीस्ट को किसी का आवाज सुनाई देता है। ये और कोई नहीं वेरॉन था जो इसी क्लिनिक में आया था खुद के चोटों को ठीक करने के लिए। वो मिरर की तरफ देखते हुए कहता है कि उस लड़के ने उसके चेहरे का हालत कैसा कर दिया है। वेरॉन तो जॉशुआ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वेरॉन यहाँ पे खुद का सबऑर्डिनेट मफर को कहता है जॉशुआ को उसके सामने अभी के अभी लेके आने के लिए, कुछ भी हो जाए। मकवर तो यहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि उसके पास जितना पावर है वो शायद से यहाँ पे जॉशुआ को कैप्चर नहीं कर पाएगा इतना ज्यादा इजीली। अब ये सुन के तो वेरॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड मफर को एक लात मारता है। वो यहाँ पे मफर को कहता है कि वो इतना ज्यादा यूजलेस कैसे है, क्या वो सच में एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अगेंस्ट में भी जीत नहीं सकता। वेरॉन तो यहाँ पे कह देता है कि उसके लिए सीवियर पनिशमेंट वेट कर रहा है, जब वो लोग फैमिली में लौटेंगे तो उसका हालत बहुत ज्यादा बुरा होगा। मफर भी यहाँ पे रिस्पेक्टफुली खुद के लॉर्ड को कहता है उनका जो ऑर्डर रहेगा मफर वही फॉलो करेगा। वेरॉन यहाँ पे मफर को ऑर्डर देता है एस्टेट में लौट जाने के लिए एंड इस फ्रेडरिक फैमिली के बारे में पता करने के लिए। यहाँ पे वो उस लड़के का पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड बाकी जितने सर्वेंट्स हैं उन सब के बारे में पता करना चाहता है। एंड यहाँ पे वेरॉन ये प्रॉमिस करता है कि वो उन सारे के सारे लोगों को मार डालेगा। मफर भी यहाँ पे कहता है कि ऐसा वो लोग नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वेरॉन भी पूछ लेता है कि उसे किस तरीके का जस्टिफिकेशन चाहिए।
वो तो विलास मार्को इस फैमिली का एक हायर्ड है एंड वो इस एक्सटेंट तक यहाँ पे ह्यूमिलिएट हुआ है एंड वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस सारे के सारे काम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वो अब भी यहाँ पे ये कहना चाहता है कि यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अखर यहाँ पे कहता है कि अगर वो ये बात कहेंगे कि उन दोनों को एक 10 ईयर ओल्ड लड़के ने पीट के भगा दिया था, तो क्या इस बात के ऊपर फैमिली के कोई भी मेंबर्स बिलीव भी करेगा? अगर इस बात को लेके कोई बिलीव भी करता है तो फैमिली का जो रेपुटेशन है वो तो रॉक बॉटम पे चला जाएगा। अब ये उस एक्सटेंट तक भी जा सकता है जिससे फैमिली का जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है वो भी चेंज हो जाए पूरी तरीके से। वेरॉन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हॉस्ट को कहता है उसके ऑर्डर को सिर्फ यहाँ पे फॉलो करने के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस फैमिली के रेपुटेशन को लेके। फर्स्ट तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वेरॉन के ये सारे बातों को सुन के। वो गुस्से में यहाँ पे यंग लॉर्ड को कहता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है एंड उनको थोड़ा बहुत खुद के दिमाग से काम लेना चाहिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा रैशली उन लोगों को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक नोबल के लिए खुद का ऑनर खुद के लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑनर उस नोबेल के इंटर फैमिली के बराबर है। वेरॉन भी गुस्सा होकर पूछते कि क्या सच में वो यहाँ पे वेरॉन को लेक्चर दे रहा है इस तरीके से। आफज यहाँ पे खुद के लीच को समझाता है कि वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मर्फीज विलास को इस इंसिडेंट के बारे में पता भी चला तो यहाँ पे एक नॉर्मल पनिशमेंट के साथ ये पूरा का पूरा चीज खत्म नहीं होगा। वेरॉन भी कहता है कि वो लोग सारे के सारे एविडेंस को ही मिटा देंगे जैसा वो लोग पहले किया करते थे। यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन सबको मार डालेंगे। वेरॉन गुस्से में पूछे थे क्या महफज सच में यहाँ पे रेब्रिका फैमिली के लेके डर रहा है? महफज यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे एविडेंस तब भी मौजूद रहेगा बिकॉज एश वेन फेडरिक ने उनका जो फैमिली टोकन है वो उसके साथ ही लेके गए हैं। ये सुन के तो वेरॉन भी हैरान हो जाता है। वेरॉन यहाँ पे महफज को कहता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसका तो फैमिली टोकन उसके पॉकेट में रहना चाहिए। वो जब खुद के पॉकेट को चेक करता है तो वो भी और ज्यादा हैरान हो जाता है, शॉक में चला जाता है बिकॉज उसके पास वो रिंग मौजूद नहीं था। महफज तभी यहाँ पे वेरॉन को कहता है कि ऐश ने यहाँ पे कह दिया था अगर वेरॉन को वो रिंग वापस आए तो उसे ऐश के साथ डायरेक्टली जाके मुलाकात करना होगा। बस वो पता है कि एविडेंस तो यहाँ पे छोड़ भी दिया जाए तो एक फैमिली रिंग एंड एक फैमिली लून अगर कोई अदर पर्सन के हाथ में चला जाता है तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। महफज इतना तो श्योर है कि वो लड़का उस फैमिली रिंग के साथ कुछ करेगा नहीं, वो उतना ज़्यादा दूर का नहीं सोचेगा। बट अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है तो वो डायरेक्टली उस लड़के के साथ हॉस्टाइल बिहेव तो नहीं कर पाएंगे। महफज यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा कॉस्ट ही लेना पड़ेगा, उनका बेनिफिट कुछ भी नहीं आएगा अगर वो लोग रैशली डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पे अगर वो खुद के एंगर को थोड़ा सा शांत करे एंड सिचुएशन को ऑब्जर्व करे तो कैसा रहेगा। वेरॉन गुस्से में कहता है कि क्या यहाँ पे महफज ये कहना चाहता है कि वो जाके उस लड़के को ढूंढे एंड उस लड़के से जाके माफी मांगे। महफज कहता है कि हाँ, उस लड़के ने ऑलरेडी कह दिया था वेरॉन को खुद जाने के लिए, बट यहाँ पे महफज एक सब्स्टिट्यूट को भेजने का कोशिश करेगा। वेरॉन भी पूछे थे सब्स्टिट्यूट मतलब। अभी यहाँ पे हम लोग जोशुआ एंड केन को देख पाते जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। केन यहाँ पे जोशुआ को पूछे थे क्या सच में यंग लॉर्ड को ऐसा लगता है कि वेरॉन उनको ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। जोशुआ कहता है कि ये काम वेरॉन खुद तो नहीं करेगा, बट ऑफ कोर्स वो इस काम को टालेगा भी नहीं बिकॉज ये जो रिंग है ना ये उसके फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जोशुआ को पता है वेरॉन कोई ना कोई एक सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे भेजेगा। वो एक ऐसा पर्सन होगा जो हाई एनफ स्टेटस को तो होल्ड करके रखेगा बट वो उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को भी लीक नहीं करेगा। अब यहाँ पे केन पूछ लेता है कि वो आदमी कौन होने वाला है फिर। जोशुआ यहाँ पे कहता है कि एक आगडी में एक बहुत ज़्यादा वेल नोन रूमर है कि आगडी का जो नाइट है उसे कंट्रोल करते हैं बैरॉन पेवेलियम, बट असलियत पे जो इस काम को करते हैं एंड बैरॉन पेवेलियम को कंट्रोल करता है वो और कोई नहीं यंग लॉर्ड वेरॉन ही है। तो यहाँ पे ये सब कुछ जोशुआ का एक तरीके से प्लान ही है। इन भी यहाँ पे सोचते कि पहले ऐसा लग रहा था कि उसका यंग मास्टर ने वहाँ पे एक आउटबर्स्ट की वजह से ही यहाँ पे वन ऑफ द ग्रेट 12 फैमिलीज के अंदर एक फैमिली के साथ पंगा ले लिया है। बट यहाँ पे जब पूरा का पूरा सिचुएशन अभी केन समझ पाया तो ये सब के पीछे भी जोशुआ का फायदा एंड खुद का पर्सनल रीजंस छुपा हुआ है। यहाँ पे केन ये समझ पाया है कि जोशुआ फ्यूचर वाले टाइम पे केन के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ताकतवर कोई एक पर्सन ज़रूर से बनेगा। तभी वहाँ पे इसलेन आ जाती है। इसलेन डायरेक्टली जोशुआ को शुक्रिया अदा करती है बिकॉज जोशुआ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था आज इसलेन का। अब जोशुआ तो डायरेक्टली इसलेन को कह देता है इतना ज़्यादा ग्रेटफुल ना होने के लिए। ये सब कुछ जोशुआ ने डायरेक्टली इसलेन को हेल्प करने के लिए नहीं किया है। अब इसलेन कहती है कि
यहाँ पे अगर जोशुआ इंटरफेयर नहीं करता तो शायद से इसलेइन एंड उनका जो पूरा फैमिली है वो एक डायर सिचुएशन पे चला जाता। बट आज जोशुआ के वजह से उनके फैमिली के ऊपर कोई हार्म नहीं पहुंचा है। यहाँ पे इसलेइन फ्यूचर वाले टाइम पे जरूर से इस चीज को रिपे करने का पूरा कोशिश करेगी। जोशुआ भी यहाँ पे सोच रहा था ये लड़की तो इस कॉन्टिनेंट का एक फ्यूचर ग्रैंड सॉर्सरर बनने वाली है, बट इसका जो बिहेवियर है ये तो बहुत ज्यादा अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीवियस लाइफ में इतना सा जेंटल एक लड़की एक स्लॉटर में कन्वर्ट हो गई है जो किसी को मारने में भी आंसू नहीं बहाती थी। जोशुआ के पास लाइफ में इसलेइन थी द ग्रैंड सॉर्सर ऑफ द आइस, जो उस टाइम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेज के अंदर एक थी। जोशुआ तब भी सोचता था कि ये नेम इसलेइन को बहुत ज्यादा सूट करता है, वो एक रूथलेस किलर भी थी उस टाइम का। अब यंग लेडी यहाँ पे जोशुआ को कहती है कि इंसिडेंट के वजह से अगर यंग लॉर्ड को कोई भी टाइप का प्रॉब्लम में फंसना पड़ा तो लेडी इसलिए ने उनका फैमिली खुद आके यहाँ पे यंग लॉर्ड को असिस्ट करेंगी। यहाँ पे अगर इसलिए ने उनका फैमिली मेंबर आके इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के लेके टेस्टिफाई करे तो एम्परर भी यहाँ पे यंग लॉर्ड के अगेंस्ट में कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जोशुआ तो यहाँ पे डायरेक्टली इसलेल को कह देता है कि ये सब कुछ करने का उनको कोई भी जरूरत नहीं है, बट इसलेल तो फिर भी यहाँ पे हेल्प करने का कोशिश कर रही थी। जोशुआ यहाँ पे इसलेल को कहता है कि अगर वो इतना ही ज़्यादा जोशुआ को लेके कॉन्सर्न है तो यहाँ पे फ्यूचर वाले टाइम पे जोशुआ चाहता है इसलेल उसे कोई एक काम के लिए हेल्प करे, ये एक टाइप का फेवर है। इसलेल भी इस बात को सुन के खुश हो जाती है एंड जोशुआ को कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है जोशुआ के लिए। जोशुआ भी ये सब कुछ को सुन के खुश हो जाता है। तभी वो बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे हम लोग एक मैजिकल सर्कल टाइप चीज़ों को आसमान में देख पाते हैं। जोशुआ भी उस चीज़ को देख के हंसता है। तभी हम लोग देख रहे थे कोई एक पर्सन यहाँ पे उसी तरफ आ रहा था जहाँ पे जोशुआ एंड केन बैठे हुए थे। अब ये और कोई नहीं, हमारा वो मर्चेंट गिल्ड का लीडर था। वो यहाँ पे जोशुआ के इस चीज़ को महसूस कर लिया था, इसी वजह से वो वहाँ से भाग रहा था। वो यहाँ पे समझ पाया था कि जोशुआ ने उसको देख लिया है, बट यहाँ पे वो लीडर इतना तो श्योर था कि कोई एक मास्टर के अलावा कोई भी इस तरीके के डिस्गाइज को यहाँ पे उसके थ्रू ढूंढ नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि जोशुआ वॉन एग्नस इतने ज्यादा इजीली लीडर को ढूंढ पाया था। वो यहाँ पे ये समझ पाती है कि ये लड़का इतना ज़्यादा स्किलफुल है तो इसका इन्फॉर्मेशन भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे उसे खुद के प्लान्स को थोड़ा बहुत और चेंज करना ही होगा। इस वजह से यहाँ पे अगर सच में इस लड़के के पास उस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन रहा तो जो मास्टर जजमेंट है वो कैसा होगा। अभी यहाँ पे हम लोग बैरन पेविलियन को देख पाते हैं। अभी हम लोग काउंट रेबेका को देख पाते हैं जिनका पीठ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था बिकॉज उसने एक ग्रोन मैन को यहाँ पे कैरी करके लेके गए थे। वो यहाँ पे खुद के बेटी को कहती है अभी उनको लौटने का टाइम आ चुका है, इसलिए भी यहाँ पे खुद के फादर को हाँ कहती है। बैरन पेविलियन भी जब रेबेका को देख पाते हैं कि वो भी समझ पाते हैं कि उन्होंने सही जगह पे यहाँ आए हैं। जोशुआ भी तभी यहाँ पे बैरन पेविलियन को देख के खुश हो जाता है और उसे कहता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुके हैं। बैरन पेविलियन यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली जोशुआ के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं एंड जोशुआ को ग्रीट भी करते हैं। ये एक ऑनर था उनके लिए फेडरिक फैमिली के सन से मिलने का। बैरन तो यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या सच में यही लड़के ने वो सब काम किया है। लेकिन भी यहाँ पे सोच रहा था कि बैरन इवन दो वन ऑफ द लोएस्ट रैंक बैरन्स के अंदर एक है, बट फिर भी वो एक हाई रैंकिंग नोबल जितना पावर खुद के पास रखता है। इसमें बैरन क्या इतना ज़्यादा रश में है कि वो कंट्री साइड के नोबल फैमिली के एक यंग लॉर्ड को इस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। बैरन पेविलियन यहाँ पे कहते हैं कि वो यहाँ पे लॉर्ड वेरॉन के सब्सटीट्यूशन में आए हैं एंड वो यहाँ पे लॉर्ड ऐश को कुछ बताना चाहते हैं। जो आइटम यहाँ पे यंग लॉर्ड के पास है वो एक प्रीशियस आइटम है विलास फैमिली का, तो क्या यंग लॉर्ड उस आइटम को लौटा देंगे उनको। जोशुआ भी यहाँ पे कहता है कि उसने तो वेरॉन को कहा था ना अगर उसे ये आइटम वापस आए तो उसे खुद आके यहाँ पे उस आइटम को लेना पड़ेगा। यहाँ पे जोशुआ वेरॉन को ऑर्डर करता है कि वो जाके वेरॉन को बता दे अगर वो खुद नहीं आता इस आइटम को लेने के लिए तो जोशुआ इस वाले रिंग को मेल्ट कर देगा। अब ये सब कुछ को सुन के तो पेविलियन भी गुस्सा हो जाता है। पेविलियन यहाँ पे स्टिल रेस्पेक्टफुली जोशुआ को पूछे थे कि इस चीज़ को लेके क्या और कुछ किया जा सकता है बिकॉज अभी वेरॉन रेस्ट में है एंड उनको थोड़ा बहुत और रेस्ट का ज़रूरत भी है। जोशुआ तभी यहाँ पे पेविलियन को कहता है कि वो लड़का तो सच में उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वीक निकला, तो यहाँ पे उसका जो सबऑर्डिनेट वफर है उसको वेरॉन जाके लेके आए। अब बैरन पेविलियन कहते हैं कि क्या इसका मतलब वो रिंग वापस लौटा देंगे। जोशुआ कहते हैं इस बारे में वो तब बात करेगा जब बैरन वापस को उनके पास लेके आएगा।
जोशुआ भी कहता है जो यहाँ पे दिया जाता है उसे लिया भी जाता है। तो यहाँ पे जोशुआ ने एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, तो बेरॉन को भी यहाँ पे जोशुआ का एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। बेरॉन फेविलियम कहते हैं कि वो किस रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जोशुआ यहाँ पे कहते हैं उनके हाथ में जो रिंग है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है। बेरॉन पेविलियम भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं इस बात को सुन के। जोशुआ तभी उन सारे के सारे रिंग्स को बेरॉन के पास से मांग लेता है। अब केन भी यहाँ पे जोशुआ को कहता है कि वो एक डीमन है, कैसे इस तरीके से इतने सारे बड़े बड़े ट्रेजर्स को हासिल कर लिया है, वो भी खुद के एक्सप्रेशंस को चेंज ना किए। जोशुआ भी कहता है कि उसने कुछ भी एक्सॉर्ट नहीं किया है, ये सब कुछ फेयर ट्रेड के अंदर पड़ता है। यहाँ पे ये सही नहीं होगा कि प्रोवेलियम को तो जोशुआ ने ऑलरेडी एक चांस भी दिया है, तो यहाँ पे जोशुआ को वही सेम हिसाब का कोई एक चीज़ प्रोवेलियम के पास से भी हासिल करना है। तभी यहाँ पे केन पूछ देता है कि बट जोशुआ यहाँ पे प्रोवेलियम के रिंग को ही क्यों हासिल करना चाहते थे। अब जोशुआ यहाँ पे सोचता है कि ये रिंग कोई मामूली रिंग नहीं है, ये है असलियत पे ओराविस फैमिली का ट्रेजर, एल्फ टीयर। ये जो एल्फ्स थे ना, ये उनके ब्यूटीफुल अपीयरेंस के साथ साथ एक फैसिनेटिंग क्रिएचर थे ह्यूमंस के लिए। इसी एक रीजन की वजह से ह्यूमंस एल्फ्स को हंट करना स्टार्ट किए थे। इसी वजह से बहुत सारे एल्फ्स यहाँ पे मारे गए या फिर खुद के घर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे थे। इसके बाद एल्फ्स के लिए ह्यूमंस एक सब्जेक्ट ऑफ एनिमोसिटी बन गए। आखिर में कोई रास्ता नहीं रहने की वजह से एल्फ्स को खुद के लाइव्स को बचाना था एंड खुद के होम्स को भी ह्यूमंस के थ्रू डिस्ट्रॉय होने से रोकना था। इतने सारे एल्फ्स बचे हुए थे, वो सब के सब साउदर्न फॉरेस्ट पे गैदर हुए थे इस कॉन्टिनेंट के, जो अल्टीमेटली यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ एल्फ्स नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद एल्फ्स ने कभी ह्यूमंस को अलाउ ही नहीं किया उन सब को ढूंढने का। जो हाईएस्ट एल्फ्स थे वो थ्रू आउट द फॉरेस्ट में एक बैरियर को क्रिएट किए थे उनके स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करके। इवन उन हाई एल्फ्स जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिक टैलेंट्स है, उनके लिए भी उस तरीके का हाई लेवल मैजिक बैरियर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। उस बैरियर को मेंटेन करने की वजह से एज ए रिजल्ट सारे के सारे हाई एल्फ्स मारे गए, सिवाय एक को छोड़ के। सारे के सारे एल्फ्स यहाँ पे गैदर हुए थे एक हाई एल्फ के पास। जो ह्यूमंस थे वो इस हाई एल्फ को कंसिडर करते थे द किंग ऑफ द एल्फ्स नाम से, एंड इस हाई एल्फ का नाम था एलुनबस। सेवरल सेंचुरी के बाद सिर्फ एक ही पर्सन को इस एल्फ फॉरेस्ट के लोकेशन के बारे में पता था, एंड वो पर्सन 5th जनरेशन ऑफ एलुनबस के साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप भी तैयार कर लिए थे। वो पर्सन भी कहीं पे गुम हो गए खुद के फैमिली के फॉल की वजह से बहुत साल पहले। उनका नाम था ओराविस फैमिली का लास्ट हेड ज़ेरेथ डिक ऑर्विस। जोशुआ को पता है कि सोसाइटी यहाँ पे कहता है वो आदमी मिसिंग है, बट यहाँ पे वो श्योर है कि ओराविस फैमिली के हेड को किसी न किसी ने मार दिया है, इससे उस आदमी को फॉरेस्ट एल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। अगर जोशुआ इस प्रोबेबिलिटी को ही समझे ठीक तरीके से, तो अभी तक फॉरेस्ट ऑफ एल्फ्स का लोकेशन को रिवील नहीं किया गया है। इवन ज़ेरेथ डिक ऑर्विस ने भी खुद के लास्ट ब्रेथ तक इस चीज़ को एक राज ही रखा था। जो 5th जनरेशन एलुम्बस थे वो भी इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा देर के बाद सुने थे, इस वजह से वो भी खुद को कॉन्टिनेंट के सामने दिखा दिए थे, जिससे वो ओराविस फैमिली के हेड के डेथ को खुद के आंखों से कंफर्म कर पाए। वो ज़ेरेथ डिक ऑर्विस के लास्ट डिसेंडेंट को भी ढूंढ लिए थे, जो एक और नोबल फैमिली के सर्वेंट में फॉलन हो चुके थे। उस टाइम पे हाई एल्फ ने जब उस लास्ट डिसेंडेंट को पकड़े थे, वो खुद के टीयर्स को शेड किए थे एंड एपोलॉजी भी मांगे थे। वो टीयर यहाँ पे उस फैमिली ट्रेजर में कैद हो गया। बाद वाले टाइम पे यही रिंग एल्फ टीयर्स नाम से जाना जाने लगा इस वर्ल्ड पे। बट अनफॉर्चुनेटली ओराविस फैमिली का जो लास्ट डिसेंडेंट था वो भी एक इलनेस की वजह से मारे गए। जोशुआ भी यहाँ पे समझ पाया था कि ये बहुत ज़्यादा रूथलेस एंड नेस्टी फेट था एक फैमिली के लिए। ये फेट के थ्रू ये जो रिंग तैयार हुआ है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल पावर्स होल्ड किया गया है, ऐसा जोशुआ का बिलीव है। अभी केन यहाँ पे जोशुआ को पूछ रहे थे कि वो इतना ज़्यादा गहरे कौन से सोच में डूब चुके हैं। जोशुआ भी कहते हैं वो कहना क्या चाहता है। तभी केन कहते हैं कि वो लोग ऑलरेडी खुद के मैंशन में लौट आए हैं। तभी केन यहाँ पे जोशुआ को पूछ रहे थे कि क्या वो अंदर नहीं आएंगे। तभी जोशुआ यहाँ पे केन के पास एक फेवर मांग लेता है। केन भी कहता है कि हाँ वो उनसे कुछ भी मांग सकता है। अब जोशुआ कहता है ये फेवर सिर्फ और सिर्फ जोशुआ के लिए नहीं है, ये केन को भी बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। जोशुआ को एक ऐसा सबॉर्डिनेट चाहिए जो इसके पास से वो एक्सट्रीम सपोर्ट का उम्मीद रख सके। उसके पास इस तरीके के लोगों का कोई भी यूज़ नहीं है जो बैटलफील्ड में जाते ही मारे जाए। जोशुआ बहुत जल्दी आर्कडी एकेडमी में एनरोल्ड होने वाला है, तो यहाँ पे केन को
जोशुआ को छोड़ के ड्यूक के पास ले जाना चाहिए। अभी केन यहाँ पे परेशान होते हुए जोशुआ को पूछ लेते कि क्या जोशुआ चाहते हैं केन को लेडी लूसिया का गार्डियन नाइट बनने के लिए। बट ऐसा अगर केन करता है तो यहाँ पे जो सिचुएशन होगा वो जोशुआ के लिए और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जोशुआ एक ऐसा नोबल फैमिली का सन कहलाए जाएंगे जिनके पास कोई अटेंडेंट ही नहीं रहेगा। इसके भी ऊपर से वो तो एक लो लेवल कंट्री साइड नोवेल है ना। सारे के सारे लोग यहाँ पे जोशुआ को इग्नोर ही करेंगे एंड डिस्टेंस के साथ ही रिलेशन बनाएंगे। जितने दूर तक केन को जोशुआ का पर्सनैलिटी समझ में आया है वो ज़्यादा दिन तक तो ये सब कुछ को एंड्योर नहीं कर पाएंगे। उनको यहाँ पे केन का ज़रूरत पड़ेगा इस तरीके की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए। उसके भी ऊपर से वेरॉन भी तो एक स्टूडेंट है ना इसी एकेडमी का। तो यहाँ पे केन इतना तो एज्यूम कर सकता है कि वेरॉन भी जोशुआ के पीछे लगेंगे। जोशुआ यहाँ पे केन को इतना ज़्यादा टेंशन ना लेने का कहता है बिकॉज वो खुद के एकेडमी डेज को क्वाइटली ही बिताना चाहता है। यहाँ पे वो ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि जोशुआ के हर एक बातों को केन बिलीव करेगा, बट वो इस तरीके के चीज़ों को बहुत टाइम से ही एंड्योर करते आया है। फिर जोशुआ यहाँ पे केन को कहता है वो एक और चीज़ को केन के पास से मांग रहा है। केन को ड्यूक के पास से द वे ऑफ सॉर्ड को लर्न करना होगा जोशुआ के लिए। यहाँ पे केन ऐसा ना सोचे कि ये जोशुआ का एक ऑर्डर है, यहाँ पे ये जोशुआ का एक रिक्वेस्ट है। ये एक ऐसा रिक्वेस्ट है जो जोशुआ चाहता है केन एक्सेप्ट करे। इनमें यहाँ पे सोचता है कि इस तरीके की रिक्वेस्ट के लिए जोशुआ खुद के सिर को भी बाउ डाउन कर रहे हैं। ये तो बहुत हैरानी का बात है। शायद से जोशुआ पहले से ही इस बारे में ड्यूक के साथ बात करके रखे हैं। केन भी तब यहाँ पे जोशुआ को खुद के हेड को रेस करने के लिए कहता है। यहाँ पे वो ऐसे पर्सन को सर्व नहीं करना चाहता जो खुद के हेड को किसी के भी सामने बाउ करे, इंक्लूडिंग केन हिमसेल्फ। तो यहाँ पे इस तरीके का काम जोशुआ को नहीं करना चाहिए केन के सामने। केन तो यहाँ पे कह देता है कि वो जोशुआ की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ केन ने एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पे एक चीज़ जोशुआ को भी एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पे वो भी जोशुआ के पास से एक रिक्वेस्ट मांगता है। जोशुआ भी यहाँ पे कहता है कि किस तरीके का रिक्वेस्ट उसे चाहिए। यहाँ पे केन चाहता है कि जोशुआ इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए फ्यूचर वाले टाइम पे केन को किसी और पर्सन के सामने खुद के हेड को बाउ ना करना पड़े। जोशुआ यहाँ पे प्रॉमिस करता है केन को कि फ्यूचर वाले टाइम पे जोशुआ ये मेक श्योर करेगा कि केन किसी के सामने ही खुद के सिर को बाउ डाउन ना करे, सिवाय उसके वो खुद के नेम के थ्रू इस ओथ को लेता है। केन भी यहाँ पे कहता है कि आज से केन जोशुआ के केयर में है। अब इस वास्ट इग्रेंट कॉन्टिनेंट के सेंटर में सुपर पावर्स के थ्रू ये कॉन्टिनेंट कैद किया गया था। एंड जो सेंटर में टावर था वो था इवोरी टावर जो आईएवा स्काई को भी पियर्स करता था। ये था मैजिशियंस का सैंक्चुअरी एंड मैजिशियंस का प्राइड, मैजिक टावर इटसेल्फ। अभी हम लोग 4 मैजिक टावर के हेड्स को देख पाते हैं। हेड ऑफ द मैजिक टावर थे वो कहते हैं रेड फ्लेम सीट, थंडरबोल्ट सीट एंड जो वॉइड सीट है वो तीनों तो एम्प्टी है। ये तीनों सीट यहाँ पे एम्प्टी क्यों है इस तरीके से? इनका नाम था येंडून पैराई जो मैजिक टावर के मास्टर थे। तो यहाँ पे एक और हेड मार्कस कहते हैं कि तो रेड फ्लेम एंड वॉइड है वो तो एक जगह पे बैठे ही नहीं रहते हैं कभी। अगर यहाँ पे थंडरबोल्ट का बात किया जाए तो वो तो एक इम्पोर्टेंट मैटर को सॉल्व करने के लिए कहीं पे गए हैं। वो काम रिलेटेड है उस केस से जिससे वो बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मास्टर यहाँ पे कहते हैं कि तो फिर उन तीनों के बिना यहाँ पे वो लोग खुद के 27th रेगुलर मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स को असाइड भी किया जाए तो वो लोग इस तरीके से मीटिंग्स को हमेशा के लिए रोक के नहीं रख सकते। मास्टर यहाँ पे कहते हैं कि इस मीटिंग का जो मेन टॉपिक है वो प्राइमोर्डियल स्टोन्स के बारे में होने वाला है। थेटा एक और हाई रैंकिंग मैजिशियन यहाँ पे कहते हैं कि वो तो डायरेक्टली पॉइंट पे आ चुके हैं, बट इस तरीके से डायरेक्ट पॉइंट पे आना तो एल्डर का स्टाइल नहीं है। मार्कस तो यहाँ पे थेटा को खुद के वर्ड्स को लेके माइंडफुल रहने के लिए कहता है बिकॉज वो एक ऑफिशियल मीटिंग में है। थेटा भी यहाँ पे मार्कस को कहता है कि हाँ उसे बातें समझ में आ चुका है। यॉन्डॉन पैरा यहाँ पे कहते हैं कि थेटा को यहाँ पे वो मीटिंग में देख पाएंगे इसका तो उम्मीद भी नहीं था उनको, बिकॉज उनका ट्रेस तो मैक्सिमम टाइम पे उनको मिलता ही नहीं है। थेटा भी यहाँ पे कहते हैं कि जैसा एल्डर यानी कि मैजिक टावर के मास्टर ने कहा ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसी वजह से वो यहाँ पे आए हैं। उसके भी ऊपर से ये बात भी क्या सही है कि मैग्मा को किसी ने ले लिया है। मार्कस यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैग्मा ही यहाँ से नहीं हटाया गया है, उसके साथ साथ जो ब्रोंटो है उसका भी लोकेशन कहीं पे डिसअपियर हो चुका है। थेटा तो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर भी यहाँ पे कहते हैं कि ये तो पहली बार है इन सारे चीज़ों के बारे में उनको पता लगा है अभी अभी। तो यहाँ पे एक और एल्डर एलिशा कहती है कि
सिर्फ और सिर्फ टावर के अंदर ही कुछ गिने चुने लोगों को इस प्राइमोर्डियल स्टोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो लोग भी इस प्राइमोर्डियल स्टोन को लिए हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ये प्राइमोर्डियल स्टोन असलियत पे क्या है। बट अगर ये केस नहीं बनता तो ये जो प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा सीरियस है मैजिक टावर के लिए। मास्टर यहाँ पे कहते हैं कि जैसा एलिशा ने कहा, बट यहाँ पे मास्टर को एक अच्छा आइडिया है किसने मैग्मा को हासिल किया है। बट मास्टर को भी यहाँ पे आइडिया नहीं कि ब्रोंटो किसके पास है। अब यहाँ पे थ्रेटा हंसते हुए कहता है कि अभी समझ में आया कि क्यों थंडरबोल्ट इतना ज्यादा जल्दबाजी में खुद के हर एक काम को छोड़ते हुए उस मिशन पे गए हैं। मार्कस कहता है कि असलियत पे उसे भी नहीं पता थंडरबोल्ट के पास ब्रोंटो को लेके कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन है या नहीं, या फिर वो उसी चीज को हासिल करने के लिए गया है या नहीं। बट वहाँ पे एक अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन जरूर से है उस एरिया को लेके। थेटा भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होकर पूछ लेते हैं अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन मतलब। मार्कस कहता है इस एरिया पे ब्रोंटो अपियर हुआ था, वहीं पे एक मिस्टीरियस सोर्समैन भी अपियर हुआ था जो एक मैजिक सोर्समैन था। सारे के सारे टावर के एल्डर्स तो ये सुन के हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं कि मैजिक सोर्समैन इसका मतलब क्या है। एलिशा भी यहाँ पे कहती है कि क्या सच में वो पर्सन यहाँ पे अपियर हुआ है। मार्कस यहाँ पे कहता है कि नहीं, वो पर्सन नहीं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस बार जो मैजिक सोर्समैन अपियर हुआ है वो एक 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। अब थेटा एंड एलिशा दोनों ही ये बात को सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि सिर्फ 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड। मास्टर यहाँ पे कहते हैं उन दोनों को थोड़ा सा चुप रहने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। तभी वो मार्कस को पूछ रही थी क्या एवलॉन एम्पायर के अंदर ब्रोंटो को ढूंढा गया था। मार्कस भी कहते हैं कि हाँ। मास्टर यहाँ पे कहते हैं तो उस एरिया पे तो ऑलरेडी थंडरबोल्ट चले गए हैं, तो यहाँ पे मार्कस को उस पर्सन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए जिसने मैग्मा को हासिल किया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही रहा तो वो लोग उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अभी के लिए। अभी यहाँ पे एलिशा कहती है कि यहाँ पे तो वो और किसी को उम्मीद ही नहीं कर रहा, वो तो उसी मैजिक सोर्समैन का सक्सेसर है, तो यहाँ पे वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मास्टर तो यहाँ पे एलिशा को थोड़ा सा काम डाउन हो जाने के लिए कहते हैं, बिकॉज उनको पता है एलिशा भी कैसा फील कर रही है। एलिशा तो गुस्से में यहाँ पे मास्टर को कहते हैं कि इन सारे चीज़ों को लेके वो इतना ज़्यादा स्लॉपी नहीं हो सकते, उनको जितनी जल्दी हो सके सारे के सारे चीज़ों को लेके उनका स्टैंड ले लेना होगा। मार्कस यहाँ पे कहता है कि जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसे दिख रहा है यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। एलिशा भी कहती है कि ऐसा क्यों। मार्कस यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर का बात किया जा रहा है ना वो असलियत पे द सन ऑफ एडन वॉन एग्नेस है। थ्रेटा भी यहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वो पहले क्यों नहीं बताए, यहाँ पे क्या उनको और कुछ इस तरीके का जरूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। मास्टर यहाँ पे सबके सबको चुप हो जाने के लिए कहते हैं। मास्टर उन सबको ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे उनके ठीक तरीके से भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला है, सो रूमर्स के बेसिस में वो लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अभी के लिए उनको ये पूरा का पूरा सिचुएशन को लेके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ना कि डायरेक्टली इन सारी इन्फॉर्मेशंस के अंदर घुस के कोई काम करना है। आज का जो ये मीटिंग है वो मास्टर यहीं पे एंड कर रहे हैं, वो सबके सब अभी जा सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे एलिशा एंड थ्रेटा दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे ये सब कुछ को सुन के। यहाँ पे जो मीटिंग था वो भी ओवर हो जाता है। तभी मैजिक टावर का मास्टर इंडुम पेराई कहते हैं कि सच में ये वर्ल्ड बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है, बट यहाँ पे वो ये वंडर कर रहे हैं कि ये चेंज क्या अच्छे के लिए हो रहा है या फिर बुरे के लिए होगा। सो आज के इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद में टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।